चलो देखिए, आज हम लोग डब्ल्यू लिंक लिस्ट का इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि डब्ल्यू लिंक लिस्ट क्या होता है और उसके क्या क्या एडवांटेजेज हैं और उसके क्या क्या डिसएडवांटेजेज, ये हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिए थे। आज हम लोग देखेंगे किस तरीके से डब्ल्यू लिंक लिस्ट को क्रिएट किया जाएगा और उसके सारे एलिमेंट को हम लोग किस तरीके से डिस्प्ले कैसे करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हमको नोड बनाने आना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि डब्ल्यू लिंक लिस्ट हो या सिंगल लिंक लिस्ट हो या कोई भी लिस्ट हो, उसमें क्या बनते हैं, नोड बनते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि जो डब्ल्यू लिंक लिस्ट होगा उसके 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है प्रीवियस का पार्ट, एक होता है डेटा का पार्ट और एक होता है नेक्स्ट का पार्ट। तो उसके अकॉर्डिंग हमने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। आप सबसे पहले आप ऊपर देख लीजिए, इस पे बाद में आते हैं। सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। ये हेडर फाइल हमने यूज किया है हैज इंक्लूड stdlib.h नाम की। इसको हमने क्यों यूज किया है, क्योंकि इस हेडर फाइल के अंदर मैलाक फंक्शन डिफाइन है जो कि हम प्रोग्राम के अंदर यूज करने वाले हैं। मैलाक फंक्शन, कैलॉग फंक्शन, रीअलॉग फंक्शन और फ्री फंक्शन, मतलब डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन से रिलेटेड जितने भी फंक्शन हैं जो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में यूज किए जाते हैं, वो सारे के सारे फंक्शन इस stdlib.h नाम की हेडर फाइल के अंदर डिफाइन करके रखे गए हैं। चूँकि हम प्रोग्राम के अंदर मैलाक फंक्शन का यूज करेंगे, ठीक है, और फ्री फंक्शन का यूज करेंगे, तो अब वो दोनों फंक्शन कहाँ पर डिफाइन है, stdlib.h नाम की हेडर फाइल में डिफाइन है। इसलिए हम इस हेडर फाइल को प्रोग्राम के अंदर क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। और किसी भी हेडर फाइल को प्रोग्राम के अंदर हम कब यूज करते हैं, हम तब यूज करते हैं जब किसी प्री डिफाइंड फंक्शन को हम प्रोग्राम के अंदर यूज करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब जब हमारे द्वारा किसी भी प्री डिफाइंड फंक्शन का यूज प्रोग्राम के अंदर किया जाएगा, तब तब उससे रिलेटेड जो भी हेडर फाइल होगी हम उसको प्रोग्राम के अंदर यूज करेंगे। ठीक है, तो यानी इसको हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर मैलाक फंक्शन डिफाइन है और इसको हम प्रोग्राम के अंदर यूज करेंगे। फिर अगला है studio.h। आपको पता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल होती है जिसके अंदर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन जितने भी होंगे, प्रिंटफ, स्कैनफ, ये सारे फंक्शन कहाँ पे डिफाइन है, studio.h। और चूँकि हम इस प्रोग्राम के अंदर प्रिंटफ स्कैनफ का यूज करेंगे, और प्रिंटफ स्कैनफ कहाँ पर डिफाइन है, ये दोनों स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन है और ये दोनों कहाँ पर डिफाइन है, studio.h। एक और हेडर फाइल हमारे द्वारा यूज किया गया है process.h। process.h की बात करें तो इसमें एक फंक्शन डिफाइन है एग्जिट फंक्शन। इसमें एक फंक्शन डिफाइन किया गया है एग्जिट फंक्शन। तो जब जब हम प्रोग्राम के अंदर कभी भी एग्जिट फंक्शन का यूज करेंगे, तब तक हमको process.h नाम की हेडर फाइल का हमको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हमको एक मेमोरी स्पेस, एक ब्लॉक क्रिएट करना है और वह उस ब्लॉक को 3 पार्ट्स में कैटेगराइज करना है। जब भी आपको इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाना होगा तो आपको तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि हमको किस टाइप के डेटा स्ट्रक्चर का यूज करना है, स्ट्रक्चर डेटा टाइप का। क्योंकि देखिए स्ट्रक्चर क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। तो इसमें देखिए, इसमें अलग अलग टाइप के एलिमेंट हैं। 2 एलिमेंट तो पॉइंटर हैं। ये हमको स्ट्रक्चर अगर दिमाग में रहेगा, क्योंकि हमको किस टाइप के डेटा को हैंडल करना है, मैनेज करना है, ये जब तक हमको पता नहीं है तब तक हमारे पास मौजूद जो डिफरेंट टाइप के डेटा स्ट्रक्चर हैं, जैसे एरे हो गया, स्ट्रिंग हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, इनमरेशन हो गया, इनमें से हम किसका यूज करेंगे, ये तभी आप पता लगा सकते हो जब आपको स्ट्रक्चर के बारे में पता होगा कि हम डेटा को किस प्रकार के स्ट्रक्चर में हम लोग स्टोर करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमको पता है कि यहाँ पे हमको एक ही ब्लॉक एक बार में क्रिएट करना है, इसलिए हम किसका यूज करेंगे, मैलाक। और उस ब्लॉक को हम फर्दर 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक होगा प्रीवियस का पार्ट होता है, एक डेटा का पार्ट होता है, एक नेक्स्ट का पार्ट होता है। ये हमको पता है कि डब्ल्यू लिंक लिस्ट में ये होता है, समझ में आएगा। तो अगर हमको ये स्ट्रक्चर पता है तो हमारे दिमाग में तुरंत आएगा कि हमको किस प्रकार के डेटा टाइप का यूज करना है, स्ट्रक्चर डेटा टाइप का। तो हमने क्या किया, अब आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चर डेटा टाइप को डिफाइन करने के लिए हमको किस कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा, स्ट्रक्ट कीवर्ड। फिर स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखने के बाद हम क्या लिखते हैं, स्ट्रक्चर का नाम, फिर कर्ली ब्रेस। चूँकि स्ट्रक्चर की अपनी बॉडी होती है और अपनी बॉडी होने की वजह से ही, सुनिए ध्यान से, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट बोलने जा रहे हैं, स्ट्रक्चर का कर्ली ब्रेस होने की वजह से ही इसको यूजर डिफाइंड डेटा टाइप कहा जाता है।
ये प्रिमिटिव नहीं है, ये नॉन प्रिमिटिव भी नहीं है, बल्कि ये क्या है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, क्योंकि यहाँ पे यूजर खुद डिफाइन करता है। अब देखिए यहाँ पे हम ही तो डिफाइन करेंगे कौन कौन से स्ट्रक्चर होंगे, कौन कौन से मेंबर होंगे। तो अब देखिए यहाँ पे एक तो प्रीवियस नाम का वेरिएबल हमने लिया है जो कि किस टाइप का है, स्ट्रक्ट नोड टाइप का है। स्ट्रक्ट नोड टाइप से क्यों डिफाइन किया गया है, क्योंकि ये जो प्रीवियस नाम का पॉइंटर वेरिएबल है ये किसी दूसरे नोड के एड्रेस को स्टोर करेगा। और नोड कैसा होना चाहिए, नोड बिल्कुल स्ट्रक्ट नोड जैसा होना चाहिए। इसीलिए हमने इसको इंट फ्लोट कैर डबल से डिफाइन नहीं किया है। क्यों डिफाइन, किससे डिफाइन किया है, स्ट्रक्ट नोड, क्योंकि ये जो प्रीवियस नाम का पॉइंटर वेरिएबल है ये किसके एड्रेस को स्टोर करेगा, किसी नोड के एड्रेस को स्टोर करेगा। यही कारण है कि हमने इसको किसको डिफाइन से किया है, स्ट्रक्ट नोड जैसा। फिर दूसरा आइटम क्या है, डेटा। देखिए आपका दूसरा आइटम डेटा था। अब डेटा में क्या हमारे द्वारा दी गई वैल्यू स्टोर होगी, वह कैरेक्टर भी हो सकता है, वह इंटीजर टाइप की वैल्यू भी हो सकती है, वो अनसाइंड इंटीजर भी हो सकता है, वो डबल टाइप की वैल्यू भी हो सकती है। तो जैसी वैल्यू आप स्टोर कराना चाहते हो उसी तरीके से हम इस डेटा को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। तो अभी फिलहाल हम इंट टाइप की वैल्यू को स्टोर कराना चाहते थे, इसलिए हमने यहाँ पे क्या दे दिया, इंट। फिर क्या है, स्ट्रक्ट नोड। फिर एक पॉइंटर लिया है हमने नेक्स्ट नाम का जो किसी नोड के एड्रेस को स्टोर करेगा। तो किसके एड्रेस को स्टोर करेगा, नोड के एड्रेस को स्टोर करेगा। इसलिए हमने इसको भी किस टाइप से डिफाइन किया है, स्ट्रक्ट नोड टाइप से डिफाइन किया है। फिर यहाँ देखिए अब चूंकि बार बार ये एज ए डेटा टाइप यूज हो रहा है, ये एज ए डेटा टाइप यूज हो रहा है, तो बार बार हमको स्ट्रक्ट नोड ना लिखना पड़े, इसके लिए इसके लिए एक नया नाम क्रिएट कर रहे हैं। और वो नाम क्या है, नोड, कैपिटल में NOD। क्या है, एक डेटा टाइप यूज किया जाएगा किसके जगह पे, स्ट्रक्ट नोड के जगह पे। और जब भी किसी एग्जिस्टिंग डेटा टाइप के लिए न्यू नेम क्रिएट करना होता है तो उसके लिए हम लोग किस कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं, टाइप डेफ कीवर्ड का। टाइप डेफ कीवर्ड की सहायता से हम लोग किसी एग्जिस्टिंग डेटा टाइप के लिए नया नाम हम लोग क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए एक न्यू नेम हमने क्रिएट किया है क्या, नोड। यानी अब अगर हमको फर्दर में किसी पॉइंटर वेरिएबल या किसी स्ट्रक्चर वेरिएबल को डिफाइन करना होगा तो हमको पूरा स्ट्रक्ट नोड लिखने की जरूरत नहीं है, इसके जगह पर हम क्या लिख देंगे, सिर्फ नोड। वही चीज़ मैंने किया है यहाँ पे। देखिए एक हमने पॉइंटर वेरिएबल और लिया है फर्स्ट नाम का, जो फर्स्ट नोड के एड्रेस को स्टोर करेगा। यहाँ पे हमको प्रीवियस और नेक्स्ट के अलावा भी कुछ और पॉइंटर वेरिएबल चाहिए। जैसे एक पॉइंटर वेरिएबल हम लेंगे फर्स्ट नाम का जो हमेशा फर्स्ट नोड के एड्रेस को क्या करेगा, स्टोर करेगा। अभी चूंकि हम लोग नोड बनाने जा रहे हैं, उस केस में आप जब भी कोई लिंक लिस्ट बनाए, चाहे सर्कुलर, सिंगली, डबली, कोई भी हो, तो सबसे पहले हम क्या कंसीडर करेंगे, हम लोग कंसीडर ये करेंगे कि हमारे पास फिलहाल कोई नोड नहीं है। तो ये ऐसा होने का मतलब ये हो गया कि हम फर्स्ट के अंदर क्या असाइन कर देंगे, नल। अभी हम कहाँ कोई नोड बनाए हैं, जब हमारे पास कोई नोड नहीं होगा तो उस केस में हम क्या करेंगे, फर्स्ट में क्या असाइन कर देंगे, नल। ठीक है, फर्स्ट में आप हमेशा जब भी फर्स्ट को डिफाइन करोगे तो उस समय आप क्या असाइन कर दोगे, नल। नल होने का मतलब ये हो गया कि अभी फिलहाल फर्स्ट में नल होने का मतलब ये हो गया कि अभी फिलहाल हमारे पास कोई नोड नहीं है। एक हमने एक और पॉइंटर ले लिया, जिसका नाम क्या है, लास्ट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो हम एक फंक्शन बनाएंगे। अब क्या करेंगे, हम मेन फंक्शन बनाएंगे। लेकिन इसके पहले हमको एक और चीज़ बताना है कि मेन फंक्शन के अंदर हम क्या क्या ऑपरेशंस बेसिकली परफॉर्म करेंगे, उसकी मैं लिस्टिंग कर दूँगा आपको। सबसे पहले मेनू बनाएंगे। मेन फंक्शन के अंदर आप क्या बनाओगे, मेनू बनाओगे। फिर उन सारे मेनू में से किसी एक ऑप्शन को हम क्या करेंगे, चूज करेंगे। और जो भी ऑप्शन चूज करेंगे वही ऑपरेशन क्या होगा, परफॉर्म होगा। तो हम बेसिकली आज इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे डबली लिंक लिस्ट को किस तरीके से क्रिएट किया जाएगा और किस तरीके से डबली लिंक लिस्ट के अंदर मौजूद सारे नोड्स को हम लोग किस तरीके से डिस्प्ले करेंगे। तो डबली लिंक लिस्ट को क्रिएट करने के लिए, डबली लिंक लिस्ट के अंतर्गत नोड्स को क्रिएट करने के लिए और डबली लिंक लिस्ट के अंदर मौजूद सारे नोड्स को डिस्प्ले कराने के लिए हम दो अलग अलग फंक्शन बनाएंगे। एक का नाम होगा क्रिएट और एक का नाम होगा डिस्प्ले। ठीक है, और उन दोनों फंक्शन को हम मेन फंक्शन से कॉल करेंगे। ठीक है, लेकिन वो फंक्शन बाद में, पहले हम लोग मेन को बनाते हैं। मेन कैसे बनेगा,
आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेन फंक्शन को हमने बनाया हुआ है, ये मेन फंक्शन है। यहाँ पे एक हमने ओपीटी नाम का वेरिएबल लिया हुआ है। ओपीटी का मतलब है ऑप्शन से, है ना। ओपीटी नाम का एक वेरिएबल लिया हुआ है और यहाँ पे वाइल में हमने 1 पास किया है। इसका मतलब वाइल में जब भी 1 पास किया जाएगा तो इस टाइप के लूप को बोला जाता है ट्रू लूप। इस टाइप के लूप को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रू लूप। मतलब ऑलवेज ट्रू, ये हमेशा ट्रू है। और ऑलवेज ट्रू होने का मतलब ये हो गया, ये इनफाइनाइट लूप है, ये चलता जाएगा जब तक हम नहीं चाहेंगे, ठीक है। ये हमेशा चलता रहेगा। फिर देखिए लूप के अंदर हमने क्या किया है, एक मीनू डिजाइन किया है। मीनू डिजाइन का मतलब ये हो गया कि इस मीनू से हमको ये पता चलेगा कि हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं। तो जैसे जैसे ऑप्शंस बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उन सारे ऑप्शंस को हम इस मेनू में हम लोग ऐड करते जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले ऑप्शन में मैंने क्रिएट रखा हुआ है, दूसरे ऑप्शन पे मैंने क्या लिखा हुआ है? डिस्प्ले। और थर्ड ऑप्शन पे क्या हमने रखा है? एग्जिट फ्रॉम प्रोग्राम। यानी हमारे पास 3 चॉइसेज हैं, एक तो क्रिएट करने का चॉइस है, एक डिस्प्ले कराने का चॉइस है और एक एग्जिट फ्रॉम प्रोग्राम का मतलब प्रोग्राम से बाहर आने का चॉइस है। तो अब इन तीनों ऑप्शन में से हम जो भी ऑप्शन चूज करेंगे वैसा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, ठीक है। तो अब हमारे पास ये जो 3 ऑप्शन में से 3 ऑप्शंस हैं, इनमें में से कोई भी ऑप्शन हमको चूज करना है, ठीक है। तो इसके लिए हमको अभी तो ये सिर्फ दिखेगा इतने सारे ऑपरेशंस, लेकिन चूज करने के लिए मतलब कई सारे ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को अगर चूज करना है तो आपको पता है ऐसे केसेज में हम लोग स्विच केस स्टेटमेंट का यूज करते हैं, जहाँ पे मीनू ड्रिवन की बात होती है। मीनू ड्रिवन का मतलब ये होगा कि हमारे पास एक मीनू होगा जिसके अंदर कई सारे ऑप्शंस होंगे और उन सारे ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को हमको क्या करना होगा? सेलेक्ट करना होगा। तो उस केस में हम किसका इस्तेमाल करते हैं? स्विच केस का। तो आप देख सकते हो यहाँ नीचे मैंने स्विच केस बनाया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो स्विच केस हमने बनाया हुआ है। अब स्कैनअप में इसके ऊपर स्कैनअप है, हम वहाँ पे क्या करेंगे? सबसे पहले यूजर हमसे पूछेगा, सॉरी ये प्रोग्राम हमसे पूछेगा इंटर योर चॉइस। आप देख सकते हो यहाँ पे दिया गया है इंटर योर चॉइस। मेनू डिस्प्ले कराने के बाद हमसे पूछेगा चॉइस, मतलब ये भी मैसेज के रूप में प्रिंट करेगा। फिर स्कैनअप में क्या किया है हमने? वैल्यू, ऑप्शन की वैल्यू हम क्या करेंगे? इंटर करेंगे। सुनिए ध्यान से, ठीक है। अब ऑप्शन की वैल्यू हम क्या दे सकते हैं? अभी फिलहाल 1 दे सकते हैं, 2 दे सकते हैं और 3 दे सकते हैं। तो अगर 1 देंगे, अगर 1 देते हैं, देखिए अगर हमने ओपीटी की वैल्यू 1 दे दिया तो केस 1 मैच कर जाएगा। तो उस केस में कौन सा फंक्शन कॉल होगा? क्रिएट फंक्शन। अगर हम ओपीटी की वैल्यू 2 देते हैं तो उस समय कौन सा फंक्शन कॉल होगा? डिस्प्ले फंक्शन। अगर हम ओपीटी की वैल्यू 3 देते हैं तो क्या होगा? एक मैसेज प्रिंट करेगा, थैंक यू फॉर यूजिंग डबली लिंक लिस्ट। फिर एग्जिट फंक्शन कॉल हो जाएगा और तुरंत हम प्रोग्राम से बाहर हो जाएंगे। आप देख सकते हो जैसे ही हम अगर ऑप्शन नंबर 3 चूज करते हैं तो इस केस के सामने वैल्यू मैच करेगा और प्रिंट करेगा थैंक यू फॉर यूजिंग डबली लिंक लिस्ट। एग्जिट फंक्शन कॉल हो जाएगा और तुरंत प्रोग्राम से हमको प्रोग्राम हमारा टर्मिनेट हो जाएगा। एक तो होता है लूप अथवा स्विच की बॉडी से बाहर आना, एक तो होता है प्रोग्राम से बाहर आना। तो जब प्रोग्राम से एग्जिट फंक्शन क्या करता है? प्रोग्राम से बाहर कर देता है, मतलब प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को ही क्या कर देगा? स्टॉप कर देता है, ठीक है। और एक तो होता है स्विच की बॉडी से अथवा लूप की बॉडी से बाहर आना। जब लूप की बॉडी से अथवा स्विच की बॉडी से बाहर आना होगा तो उस केस में हम ब्रेक कीवर्ड यूज करते हैं, और जब प्रोग्राम से बाहर आना होता है तो हम उस केस में किसका यूज करते हैं? एग्जिट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और अगर इनमें से यूजर कोई दूसरा ऑप्शन चूज करता है तो लिख के आएगा। अब अगर जैसे मान लीजिए वो 50 एंटर कर दिया, 50 तो हमारे पास मीनू में है ही नहीं, तो उस केस में लिख के आएगा। तब उस केस में ये डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर जाएगा और लिख के आएगा इनवैलिड चॉइस, कि आपने गलत चॉइस किया है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं? अब ये जो क्रिएट फंक्शन है, क्रिएट फंक्शन आप देख रहे हैं, जिस फंक्शन को मैंने कॉल किया है, कब? जब हम ऑप्शन नंबर 1 देंगे तो उस क्रिएट फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्रिएट नाम का फंक्शन हमने बनाया हुआ है, वाइड क्रिएट नाम का। जब क्रिएट नाम का फंक्शन आप बनाने जाओगे, ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? आपके दिमाग में स्ट्रक्चर होना चाहिए। सबसे पहले आपके दिमाग में ये स्ट्रक्चर होना चाहिए कि एक नोड हमको बनाना है किस टाइप का?
जिसका लुक कुछ इस टाइप का होगा, जिसके 3 पार्ट्स होंगे, एक प्रीवियस का पार्ट होगा, एक डेटा का पार्ट होगा, एक नेक्स्ट का पार्ट होगा। सुनिए ध्यान से। अब हमको पता है कि हमको इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाना है, तो इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाएगा कौन? मैलाक फंक्शन। आप सिंपली क्या करेंगे? मैलाक फंक्शन। लेकिन हमको ये भी ध्यान देना है कि इसमें तो एड्रेस होगा, इसमें भी एड्रेस होगा, ठीक है, और इसमें क्या होगा? डेटा होगा। तो डेटा को एंटर करने के लिए हमको एक वेरिएबल चाहिए, और वो वेरिएबल मैंने यहाँ पे लिया हुआ है नम नाम का, जिसका टाइप क्या है? इंट है। जिसका टाइप क्या है? इंट है। क्योंकि यहाँ पे जो डेटा वाला सेक्शन है हमने स्ट्रक्चर में ऊपर डिफाइन किया हुआ है, आप ऊपर देख सकते हो, जहाँ पे हमने स्ट्रक्चर डिफाइन किया हुआ उसका एक मेंबर है डाटा, जिसके अंदर हम किस टाइप की वैल्यू स्टोर करेंगे? इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर करेंगे। तो इसीलिए हमने नम को किस टाइप से डिफाइन किया है? इंट टाइप से। क्यों? क्योंकि हमने स्ट्रक्चर में जो डेटा को जो डिफाइन किया वो इंटीजर टाइप से किया हुआ है। अगर वो डबल टाइप का होता तो यहाँ पे भी हम क्या लिखते? डबल नम। तो हम डबल टाइप की वैल्यू को इनपुट करते हैं। अब एक और टेम्पोररी नाम का हमने पॉइंटर लिया हुआ है, एक और हमने टेम्पोररी नाम का पॉइंटर लिया हुआ है। किस टाइप से? नोड। मतलब ये जो टेम्पोररी टीएमपी नाम का पॉइंटर है, ये भी किसके एड्रेस को स्टोर करेगा? किसी नोड के एड्रेस को स्टोर करेगा। फिर देखिए, अब यहाँ पे मैलाक फंक्शन का इस्तेमाल हमने किया है। मैलाक फंक्शन क्या करेगा? एक बार में एक नोड बनाता है। हमने आपको पहले ही बता रखा है, मैलाक फंक्शन के केस में मैलाक फंक्शन का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमको एक बार में एक सिंगल ब्लॉक मेमोरी एलोकेट करना पड़ता है। तो यहाँ पे कितने ब्लॉक्स बनाएगा? सिर्फ एक ब्लॉक बनाएगा, वो भी किस टाइप का होगा? नोड टाइप। मतलब ये कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाएगा। कब? जब मेमोरी में सफिशिएंट स्पेस होगा। ये भी ध्यान दीजिएगा। अगर मेमोरी में, यहाँ देखिए, मैलाक फंक्शन क्या करेगा? सबसे पहले देखेगा कि मेरी मेमोरी में सफिशिएंट स्पेस है कि नहीं है। अब कितना स्पेस चाहिए वो डिपेंड करेगा यहाँ पे। यहाँ से वो साइज पता कर लेगा, साइज ऑफ नोड, मतलब नोड की साइज, मतलब जो नोड हम रैम के अंदर बनाने जा रहे हैं, क्या उतना साइज, उतना मेमोरी स्पेस रैम के अंदर अवेलेबल है कि नहीं है। अगर नहीं होगा तो उस केस में मैलाक फंक्शन क्या रिटर्न करेगा? नल वैल्यू। ध्यान से देखिए, समझिएगा। उस केस में अगर उतना सफिशिएंट स्पेस नहीं होगा तो उस केस में मैलाक फंक्शन रिटर्न करेगा नल वैल्यू। वो नल वैल्यू किस में चली जाएगी? टेम्प में। और यहाँ पे देखिए क्या होगा, मैंने कंडीशन लगा रखा है कि इफ टेम्प इज इक्वल टू नल के। मतलब अगर हमको पता था, ये हमको पता रहेगा कि अगर मेमोरी में सफिशिएंट स्पेस नहीं होगा तो उस केस में मैलाक फंक्शन रिटर्न करेगा नल वैल्यू। तो जब नोड बनेगा ही नहीं तो हम किसी भी प्रकार का कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। तो नल नल के इक्वल हो जाएगा, कंडीशन होगी ट्रू, प्रिंट करेगा इनसफिशिएंट मेमोरी स्पेस, और फिर से एग्जिट फंक्शन कॉल करेंगे, क्योंकि जब नोड बनेगा ही नहीं तो हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। और एग्जिट फंक्शन हम कॉल करेंगे। यहाँ ब्रेक वगैरह यूज नहीं कर सकते। वैसे भी ब्रेक का इस्तेमाल हम करते हैं लूप के अंदर और स्विच के अंदर, लेकिन ये क्या है? इफ है। और ब्रेक का यूज तब करते हो ना जब लूप की बॉडी अथवा स्विच की बॉडी से बाहर होना है। हमको लूप की बॉडी अथवा स्विच की बॉडी से बाहर नहीं आना है, हमको प्रोग्राम से ही बाहर आना है। इसलिए हमने किसका इस्तेमाल कर लिया? एग्जिट का। ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल ये तो ये केस हो गया कि जब नोड नहीं बनेगा। हम दूसरा केस लेके चलते हैं कि मान लीजिए मैलाक फंक्शन ने नोड क्रिएट कर दिया। मान लीजिए मैलाक फंक्शन ने क्या कर दिया? नोड क्रिएट कर दिया। तो जब नोड बनेगा तो कुछ ना कुछ एड्रेस होगा। इसका एड्रेस हम मान लेते हैं 1040 और 1040। देखिए, जब नोड बन जाएगा तो मैलाक फंक्शन क्या रिटर्न करेगा? नोड का एड्रेस। नोड का एड्रेस कितना है? 1040। यानी 1040 किस में चला जाएगा? टेम्प में। तो अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 1040 इज इक्वल टू नल की। कंडीशन होगी फॉल्स। फॉल्स होगी सीधे यहाँ पे आएगा। अब देखिए, कंडीशन इफ की फॉल्स हो गई थी। जब कंडीशन इफ की फॉल्स हो जाएगी तो यहाँ पे आएगा इंटर नोड आइटम। मतलब हम इस नोड के अंदर जो आइटम, जो नंबर इंसर्ट करना चाहते हैं उसको हम क्या करेंगे? इंटर करेंगे। तो मान लीजिए हमने इंटर कर दिया 100 किस में चला गया? नम में। तो इसको हम लिख लेते हैं। ठीक है। अब देखिए, जब यह हमारा फर्स्ट नोड है, ये हमारा फर्स्ट नोड है, तो हम क्या करेंगे? अभी फिलहाल जब जब नया नोड बनाएंगे,
जब जब नया नोड बनाएंगे तो वही हमारा फर्स्ट होगा, वही हमारा लास्ट माना जाएगा। तो अभी फिलहाल जब जब यही हमारा फर्स्ट नोड है तो हम क्या करेंगे, इसके प्रीवियस में सबसे पहले क्या भेजेंगे, नल। जब जब नया नोड बनाओगे आप क्या करोगे, इसके प्रीवियस में नल, इसके यहाँ पे आप क्या भेजोगे, नंबर, और यहाँ पे नल। अच्छा एक चीज़ हम और आप भूल गए मेंशन करना कि जब मैलाक फंक्शन ने एड्रेस रिटर्न किया तो एड्रेस किस में गया था, टेम्प में, यानी टेम्प हमारा कहाँ आ गया, 1040। इस चीज़ को हम भूल गए थे बताना। टेम्प में अभी कितना है, 1040। तभी तो नल के इक्वल नहीं हुआ था, कंडीशन फॉल्स हुई थी, यहाँ आया था, नंबर दे दिया। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर ये हमने अभी नोड बनाया है तो इसके प्रीवियस में क्या आना चाहिए, नल, और यहाँ पे भी क्या आना चाहिए, नल। ठीक है, तो सबसे पहले हम सीक्वेंसली सबसे पहले हमको इसमें नल भेजना है। तो यहाँ देखिए मैंने लिख दिया टेम्प के प्रीवियस, टेम्प का प्रीवियस, टेम्प कहने का मतलब 1040 और इसका प्रीवियस कहने का मतलब ये वाला ब्लॉक। इसमें हमने क्या असाइन किया, नल वैल्यू, यानी यहाँ पे नल आ जाए। ठीक है, अब देखिए अब इसमें हमको नंबर को लाना है। तो टेम्प कहने का मतलब 1040 और टेम्प का डाटा कहने का मतलब, टेम्प का डाटा का मतलब हो गया, टेम्प के डाटा में किसको असाइन किया मैंने, नम की वैल्यू कितनी है, 100, यानी यहाँ पे आ गई। फिर क्या करेंगे, टेम्प के नेक्स्ट, टेम्प का नेक्स्ट मतलब इस ब्लॉक की बात हो रही है, इसके ब्लॉक में हमने वापस क्या ला दिया। ठीक है, अब चूंकि यही हमारा फर्स्ट नोड है तो पहले हम चेक करेंगे कि क्या पहले से कोई नोड तो नहीं है। तो ये कैसे पता चलेगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट को देखेंगे। अभी फिलहाल अभी हमने नोड बना लिया है, लेकिन फिलहाल अब नोड बन गया है तो जो फर्स्ट नाम का पॉइंटर है अभी पहला नोड है ना, इसका मतलब ये हो गया जब हमारा ये पहला नोड है, इसके पहले हमने नोड नहीं बनाया हुआ है, तो इसका मतलब ये हो गया कि फर्स्ट के अंदर कौन सी वैल्यू पड़ी होगी, ऊपर जाके देखिएगा जहाँ हमने फर्स्ट नाम के पॉइंटर वेरिएबल को डिफाइन किया हुआ है उस समय हमने फर्स्ट के अंदर क्या दिया हुआ है, यानी अभी अभी हमने नोड बनाया है, इसके पहले कोई नोड नहीं होगा। तो हम ये चेक करेंगे, सुनिए, सिंगली लिंक लिस्ट हो, डब्ल्यू हो, सर कोई भी हो, हम सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या पहले से कोई नोड नहीं बना है। तो अगर पहले से नोड बना होगा तो उसके लिए दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। अगर हमारा फर्स्ट नोड होगा तो हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे, पहले हम यही चेक करेंगे कि हमारे पास पहले से कोई नोड मौजूद है कि नहीं है। तो अगर पहले से नोड नहीं मौजूद होगा तो उसमें फर्स्ट नाम के पॉइंटर में डेफिनेटली कौन सी वैल्यू होगी, नल वैल्यू। तो हम चेक कर लेते हैं क्या हमारे पास कोई नोड है कि नहीं है। तो फर्स्ट में चूंकि अभी हमने फर्स्ट नोड बनाया है, चूंकि इसके पहले कोई नोड नहीं था, तो अब फर्स्ट में नल होगा, नल के इक्वल हो जाएगा, यानी नल फर्स्ट में नल होने का मतलब ये होगा कि अभी फिलहाल हमारे पास कोई नोड नहीं है। तो फर्स्ट नल के इक्वल हो गया, कंडीशन हो गई ट्रू हो गई। तो अब चूंकि हमने नोड बना रखा है, सुनिए ध्यान से, नोड ऑलरेडी हमने बना रखा है, तो हम क्या करेंगे, अब जो नोड बना है उसकी वैल्यू हम किसको दे देंगे, लास्ट को, और वही वैल्यू किसको देंगे, फर्स्ट को। यानी टेम्प की वैल्यू 1040 थी, वही वैल्यू लास्ट में चली गई, वही वैल्यू लास्ट क्या है, लास्ट भी एक पॉइंटर है जो किसी नोड के एड्रेस को क्या करेगा, स्टोर करेगा। ये दोनों ग्लोबल वेरिएबल हैं और टेम्प क्या है, लोकल वेरिएबल है। मतलब इनकी वैल्यू कभी भी लॉस, मतलब प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन तक वैल्यू इनकी पड़ी रहेगी। जब प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन खत्म होगा तब ये अपनी वैल्यू लॉस करेंगे, जब तक प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होगा ये अपनी वैल्यू को लॉस नहीं करेंगे। यानी फर्स्ट हमारा यहाँ पे आ गया और फिर ये लास्ट भी, हमारा लास्ट नाम का पॉइंटर भी यहीं पे आ गया। ठीक है, ये तो अभी एक नोड बनाया है। तो जब हमारा अभी हमने पहला नोड बनाया है तो यही हमारा फर्स्ट नोड होगा, यही हमारा लास्ट नोड होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस स्ट्रक्चर को थोड़ा इधर बनाना चाहिए था, इसको मैं थोड़ा सा इधर बना लेता हूँ ताकि फर्दर जब नोड्स बनाए तो कोई दिक्कत ना हो। मैं यहाँ प्रीवियस कर देता हूँ, यहाँ डेटा कर देता हूँ, यहाँ नेक्स्ट कर देता हूँ, यहाँ नल वैल्यू है, यहाँ 100 है, यहाँ पे भी नल वैल्यू है, और यहीं पे टेम्प है, यहीं पे फर्स्ट है, यहीं पे लास्ट है। इसका एड्रेस हमने कितना लिया, ठीक है। अब हम इसको हटा देते हैं। अब देखिए, अब हम
हमने फर्स्ट नोड क्रिएट कर लिया, ठीक है। ये तो पहला केस होगा जब हमारे पास एक भी नोड नहीं होगा। अब चूंकि हमारे पास पहले से एक नोड मौजूद है तो हम यहाँ पे देखिए, हम एक बार और क्या करते हैं, सुनिए, जब भी क्रिएट करिएगा तो एक बार में एक नोड नहीं, कम से कम 2 नोड तो आप क्रिएट, एटलीस्ट 2 नोड क्रिएट करिएगा। तो हम एक बार और हम ये मान के चलते हैं कि फिर से, अब देखिए अब इसका एग्जीक्यूशन खत्म हो गया, फिर से हम एक बार और चूज करते हैं क्या, हम ये मान के चलते हैं कि फिर से हमने एक बार और क्रिएट, हमको एक और नोड बनाना था, सुनिए हमको एक और नोड बनाना था। इसका मतलब ये हो गया कि हम किस ऑप्शन को चूज करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन। तो जब जब फर्स्ट ऑप्शन देंगे तो कौन सा क्रिएट फंक्शन कॉल होगा और तब तब एक नया नोड बनेगा। तो फिर से हम ऑप्शन में क्या देते हैं, 1। सुनिए ध्यान से, अभी हमने सिर्फ ये पहला केस था कि जब एक भी नोड नहीं होगा, जब हमारे पास पहले से नोड बने होंगे, तब जब नोड बनाएंगे, उसके बाद जब नोड बनाएंगे तो उसका ऑपरेशन कैसा होना चाहिए। तो उसको देखने के लिए हम एक बार और क्रिएट फंक्शन को कॉल करते हैं। उसके लिए हमको ओपीटी में क्या देना पड़ेगा, 1। जब फिर से क्रिएट फंक्शन कॉल होगा, जब से फिर से क्रिएट फंक्शन कॉल होगा तो फिर से ये सारे वेरिएबल मेमोरी में स्पेस पा जाएंगे, टेम्प भी डिफाइन हो जाएगा। फिर से देखिए ध्यान से, मैलॉक फंक्शन फिर से एक नोड बनाएगा। अगर मेमोरी में सफिशिएंट स्पेस होगा तो मैलॉक फंक्शन क्या करेगा, एक नोड बनाएगा कुछ इस तरीके से। इसके भी कितने पार्ट्स होंगे, 3 पार्ट्स होंगे। एक प्रीवियस का पार्ट होगा, एक डेटा का पार्ट होगा, एक आपका नेक्स्ट का पार्ट होगा, ठीक है। इसका एड्रेस मान लीजिए 1060, इसका एड्रेस हम मान लेते हैं 1060, ठीक है। अब क्या होगा, चूंकि नोड बन गया। अच्छा एक चीज और, ये मैलॉक फंक्शन जो नोड बनाया उसका एड्रेस किस में चला गया, टेम्प में। यानी टेम्प हमारा यहाँ से निकल के कहाँ चला जाएगा, टेम्प हमारा यहाँ से निकल के यहाँ चला आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पहले इस इफ की कंडीशन चेक होगी, यानी इस इफ में कितना है 1060 इज इक्वल टू नल के कंडीशन होगी फॉल्स। यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, प्रिंट करेगा, मैसेज देगा इंटर नोड आइटम, मतलब हम नोड आइटम को इस बार मैं देता हूँ 200। नोड आइटम मैंने कितना दे दिया 200 स्कैनअप में, तो नल की वैल्यू कितनी हो गई 200। अब यहाँ देखिए, अब देखिए जब ये नोड बन गया तो अब जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि जब जब नया नोड बनेगा तो उसके प्रीवियस में आप सबसे पहले क्या भेज दोगे, नल वैल्यू। नल वैल्यू यहाँ पे आप डेटा को भेज दीजिए, यहाँ पे भी आप क्या भेज दिए, नल वैल्यू, ठीक है। तो अब देखिए, तो जब यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको यहाँ नल भेजना था, तो यहाँ पे टेम्प के प्रीवियस में मैंने क्या भेज दिया, इस लाइन की वजह से टेम्प के प्रीवियस में नल हो जाएगा। और टेम्प कहने का मतलब 1060, क्योंकि नया नोड जब बना है तो उसका एड्रेस किस में चला गया था, टेम्प में। फिर टेम्प के डेटा में हमने किसको भेज दिया, नम को, यानी 200 इसमें हो गया। फिर टेम्प के नेक्स्ट में कितना भेज दिया, टेम्प कहने का मतलब 1060, इसके नेक्स्ट में हमने क्या भेज दिया, नम। अब चूंकि पहले से नोड बना है, ध्यान समझिएगा, इस बार फर्स्ट में कितना होगा, फर्स्ट कहने का मतलब 1040 इज इक्वल टू नल के कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी, क्योंकि फर्स्ट में 1040 है, मतलब पहले से नोड बना हुआ है, तो कंडीशन होगी फॉल्स। जब इसकी कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स पे आएंगे। अब देखिए ये सिर्फ फर्स्ट नोड, जब हमारे पास एक भी नोड नहीं होगा तब ये एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद का मैंने आपको पहले बताया, उसके बाद हमारा ऑपरेशन अलग हो जाएगा। ऑपरेशन क्या होगा उसको ध्यान देना है कि हमारे पास 2 नोड बन गए, लेकिन दोनों नोड के बीच में अभी भी किसी भी प्रकार का लिंक नहीं है, लिंक क्रिएट नहीं है। तो दोनों लिंक लिस्ट में आपको पता होना चाहिए, कोई भी लिंक लिस्ट में कोई भी हो, उसका कोई भी टाइप हो, सिंगली हो, डबली हो, सर्कुलर, कोई भी हो, हमेशा सारे नोड एक दूसरे से लिंक होते हैं। मतलब एक नोड उसके इमीडिएट, वो डिपेंड करेगा किस टाइप का लिस्ट है। अब डबली लिंक लिस्ट में क्या होगा कि ये नोड इसके एड्रेस को स्टोर करेगा और ये नोड इसके एड्रेस को स्टोर करेगा। तो दोनों नोड लिंक हुए कि नहीं हुए, तो कहने का मतलब ये होगा कि नोड्स के बीच में अभी फिलहाल कोई रिलेशनशिप स्थापित नहीं। चलिए देखिए, फर्स्ट में कितना हो गया था 1040 होने की वजह से कंडीशन फॉल्स थी। सुनिए अब क्या करना है, अब इन दोनों नोड्स के बीच में हमको रिलेशनशिप क्रिएट करना है। तो रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्या करना है, इस लास्ट के नेक्स्ट में हम किसको लाएंगे,
टेम्प की वैल्यू। कहने का मतलब ये है कि लास्ट के नेक्स्ट में हम किसको भेज देंगे, टेम्प की वैल्यू। ठीक है, अभी मैं इसको कोड के रूप में इम्प्लीमेंट करने की एल्स वाले में लिखना है। फिर उसके बाद जब हम लास्ट के नेक्स्ट में टेम्प की वैल्यू भेज देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1060, यानी ये नोड इस नोड ने इस नोड को लिंक कर दिया है। ठीक है, फिर अब क्या करेंगे, सुनिए, लास्ट के नेक्स्ट में हमने भेज दिया कितना, 1060 टेम्प की वैल्यू। फिर टेम्प के प्रीवियस में आना चाहिए आपका लास्ट, यानी टेम्प कहने का मतलब 1060, इसके प्रीवियस में आएगा लास्ट की वैल्यू कितनी है 1040, यानी ये नोट इधर से भी लिखो। और डबल लिस्ट में आपको पता है जो नोड का प्रीवियस वाला सेक्शन होता है वो ठीक इमीडिएट जो उसका ठीक इमीडिएट प्रीवियस नोड होगा उसके एड्रेस को स्टोर करेगा। इसका जो प्रीडिसेसर उसको बोलेंगे, ठीक इमीडिएट प्रीडिसेसर जो नोड होगा उसका एड्रेस स्टोर करेगा, और ये जो नोड का नेक्स्ट सेक्शन होगा वो ठीक इमीडिएट सक्सेसर नोड के एड्रेस को स्टोर करेगा। ठीक है, तो हम अब इस चीज़ को, अब उसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ लास्ट का फंक्शन था यहाँ पे वो खत्म हो गया। अब इस लास्ट को मूव करा के हम यहाँ लाएंगे, क्यों, क्योंकि अब लास्ट नोड हमारा ये हो गया, ये नहीं रह गया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लास्ट में हम किसकी वैल्यू दे देंगे, टेम्प की। अब इसी चीज़ को हम कोड के रूप में इम्प्लीमेंट कर देते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, टेम्प के नेक्स्ट में भेज दिया किसको, लास्ट के नेक्स्ट में हमने किसको भेज दिया, टेम्प की वैल्यू को। फिर टेम्प के प्रीवियस में हमने भेज दिया लास्ट की वैल्यू को। फिर फाइनली हमने क्या किया, लास्ट को दे दिया ठीक है। अब ये फंक्शन हमारा क्रिएट हो गया। अब एक नोड और के लिए चेक कर लेते हैं। एक नोड और बना के चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा फंक्शन वर्क कर रहा है कि नहीं। तो मान लीजिए हम एक बार और ऑप्शन 1 चूज कर लिए, तो आपको पता है कि 3 पार्ट्स होंगे, एक प्रीवियस का होगा, एक डेटा का होगा, एक नेक्स्ट का होगा। ठीक है, ये सारे वेरिएबल, ये मैलाक फंक्शन एक नोड बनाएगा कुछ इस तरीके से। मैंने इसका एड्रेस दे दिया 1080। ये एड्रेस कहाँ चला जाएगा, टेम्प में। एक चीज़ और, ये लास्ट हमारा यहाँ आ गया था। ठीक है, अब टेम्प हमारा यहाँ आ जाएगा। क्यों, क्योंकि मैलाक फंक्शन ने जब नोड बनाया तो उसका एड्रेस किस में दे दिया, टेम्प में। फिर चेक कर लेंगे टेम्प इक्वल टू नल के, तो नल नहीं है क्योंकि टेम्प में कितना है 1080। कंडीशन होगी फॉल्स, एल्स पे यहाँ पे आएगा इंटर नोड आइटम। इस बार नोड आइटम हम इंटर कर देते हैं 300। ठीक है, अब क्या होगा, टेम्प के प्रीवियस में यहाँ नल आ जाएगा, टेम्प के डेटा में नम आ जाएगा, नम मतलब 300। फिर टेम्प के नेक्स्ट में भी क्या आ जाएगा, नल वैल्यू। एन का मतलब नल से है, मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अब फर्स्ट में कितना है, फर्स्ट देखिए अभी हमारा फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, यानी इसकी वैल्यू है 1040। 1040 इज इक्वल टू नल के, कंडीशन होगी फॉल्स, एल्स पे आएगा। अब देखिए फिर इस नोड और इस नोड के बीच में लिंक क्रिएट करना है, तो लास्ट का नेक्स्ट, लास्ट कहने का मतलब 1060, इसके नेक्स्ट में मतलब इस वाले ब्लॉक में क्या आ गया, टेम्प मतलब 1080। ठीक है, फिर टेम्प के प्रीवियस में मतलब टेम्प का प्रीवियस वाला सेक्शन ये हो गया, इसमें क्या आ गया, लास्ट अभी देखिए हमारा यहाँ पे है मतलब 1060। ये नोड इससे लिंक हो गया, ये इससे लिंक हो गया। ठीक, और फिर जहाँ टेम्प था वहाँ पे लास्ट के मतलब लास्ट की फंक्शनलिटी यहाँ पे खत्म। तो टेम्प की वैल्यू कितनी थी, 1080, जो कि चला गया लास्ट में, यानी लास्ट हमारा आ गया यहाँ पे। मतलब फंक्शन हमारा सही तरीके से प्रॉपरली पूरा वर्क कर रहा है। स्टॉप मतलब रुकिए। अब देखिए ये जो फंक्शन हमने बनाया था क्रिएट नाम का, ये क्रिएट नाम का फंक्शन, इसके प्रोटोटाइप को डिफाइन कर देते हैं। तो प्रोटोटाइप को आप चाहे तो मेन के ऊपर डिफाइन कर सकते हैं, या आप चाहें तो यहाँ पे भी डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे प्रोटोटाइप डिफाइन कर देता हूँ, वाइड क्रिएट। ठीक है, एक डिस्प्ले का भी प्रोटोटाइप बना देते हैं।
क्रिएट फंक्शन हमने बना दिया है, हमको एक फंक्शन और बनाना है जिसका नाम क्या है, डिस्प्ले। तो देखिए डब्ल्यू लिंक को हम दो डायरेक्शन में डिस्प्ले करा सकते हैं, एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी है और एक बैकवर्ड डायरेक्शन में भी। तो अभी फिलहाल हम लोग सिंपली डिस्प्ले कराते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। डिस्प्ले चलिए मैं डिस्प्ले एफ लिख दे रहा हूँ। एफ का मतलब फॉरवर्ड, डिस्प्ले एफ का मतलब क्या हो गया, फॉरवर्ड, ठीक है। अब फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना होगा, अगर हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कराना चाहते हैं, सॉरी ये मिस्टेक हो गया, ठीक है मैंने चेंज किया हुआ। सुनिए, अगर हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से फर्स्ट से मूव करेंगे, ध्यान समझिएगा, फर्स्ट से मूव करेंगे, फिर इस नोड पे आएंगे, फिर इस नोड पे आएंगे। लेकिन ध्यान रहे कि इस मोमेंट के दौरान हमको फर्स्ट की वैल्यू लॉस नहीं करनी। मतलब यहाँ पे हम एक और फिर से पॉइंटर, फिर से टेम्प को डिफाइन करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेम्प को फिर से डिफाइन करेंगे और उस टेम्प को मूव कराएंगे कहाँ पे, फर्स्ट में, और एक एक आइटम को हम लोग क्या कराएंगे, डिस्प्ले कराते जाएंगे। कैसे, उसको देख लीजिएगा। हम इस यहाँ पे आपको कोड पहले लिख दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक पॉइंटर वेरिएबल लेंगे टेम्प नाम का, इसको हम क्या करेंगे, वाइड डिस्प्ले, मतलब इस फंक्शन के अंदर हम डिफाइन करेंगे। फंक्शन मैंने ऑलरेडी यहाँ पे रखा हुआ है। फिर क्या करेंगे, इस टेम्प को हम दे देंगे किसकी वैल्यू, फर्स्ट की वैल्यू। तो फर्स्ट में कितना था, 1040, और टेम्प में चला जाएगा, यानी टेम्प हमारा अब यहाँ आ गया, टेम्प हमारा यहाँ आ गया फर्स्ट नोड पे। अब टेम्प को तब तक मूव कराएंगे जब तक हम कहाँ नहीं पहुँच जाते, नल पे। टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल के। फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव कराना है, सबसे पहले क्या प्रिंट करेंगे, डेटा को, यानी प्रिंटर में लिखेंगे मॉड डी, ठीक है, मॉड डी। फिर यहाँ लिख देंगे टेम्प डेटा, टेम्प डेटा, ठीक है। तो टेम्प में कितना है, 1040, 1040 नल के बराबर नहीं है, कंडीशन होगी ट्रू, प्रिंट करेगा टेम्प का डेटा, यानी सबसे पहले किसको प्रिंट करेगा, 100 को। फिर आप देखिए टेम्प को मूव कराएंगे, यहाँ पे लाएंगे, तो यहाँ पे मूव कराने के लिए क्या करेंगे, टेम्प में भेज देंगे किसकी वैल्यू, टेम्प के नेक्स्ट की वैल्यू, ठीक है। मूव कराना आसान है। टेम्प के नेक्स्ट की वैल्यू को हम कहाँ भेज देंगे, टेम्प में, यानी टेम्प हमारा यहाँ से यहाँ आ गया, टेम्प हमारा यहाँ से यहाँ आ गया। फिर अब इस बार टेम्प में कितना हो जाएगा, 1060, 1060, कंडीशन होगी ट्रू, प्रिंट करेगा टेम्प का डेटा, मतलब इस बार कितना प्रिंट करेगा, 200। फिर टेम्प को मूव करेगा तो टेम्प हमारा यहाँ से यहाँ आ जाएगा लास्ट में। इस बार टेम्प में कितना हो गया, अच्छा देखिए यहीं से लूप है तो कंट्रोल ऊपर जाता जाएगा लूप कंडीशन पे, 1080 नॉट इक्वल टू नल की कंडीशन होगी ट्रू। फिर प्रिंट करेगा किसको, टेम्प के डेटा को, यानी प्रिंट करेगा 300, ठीक है। फिर टेम्प का नेक्स्ट करेंगे तो टेम्प के नेक्स्ट में क्या है, नल वैल्यू, तो वापस नल में चला जाएगा। नल के इक्वल, अब कह रहे हैं नल इज नॉट इक्वल टू नल के, कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। फॉल्स होगी तब तक नोट्स के सारे आइटम हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्ले करा चुके होंगे। अगर हमको, सुनिए, अगर हमको लास्ट में मूव कराना हो रिवर्स डायरेक्शन में, तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, लास्ट से, ठीक है। अब फिर क्या कर देंगे, कंडीशन वही कर देंगे, लास्ट इज नॉट इक्वल टू, सॉरी, लास्ट की वैल्यू किसको दे देंगे, टेम्प को। लास्ट की वैल्यू आप क्या कर दोगे, किसको दे दोगे, टेम्प को। और टेम्प का नेक्स्ट मत करिएगा, टेम्प का प्रीवियस कर दीजिएगा, पीछे की तरफ मूव कराएगा, तो भी आप लास्ट में कहाँ पहुँच जाओगे, नल पे। तो आप फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन में, दोनों ही डायरेक्शन में आप आसानी से डिस्प्ले करा सकते हो। इसको हम इम्प्लीमेंट करके दिखा देते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले एक पॉइंटर वेरिएबल लेंगे जिसका टाइप क्या होगा, नोड होगा, सॉरी, ठीक है। अब हमको क्या करना है, टेम्प नाम का जो पॉइंटर वेरिएबल हमने अभी भी लिया है, इसको किसकी वैल्यू देंगे, फर्स्ट की वैल्यू, क्योंकि हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कराना चाहते हैं। यहाँ पर लिख देंगे टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल के। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंटर फंक्शन को यूज करेंगे, यहाँ पे डबल कोट्स में लिखेंगे मॉड डी, ठीक है।
फिर यहाँ लिख देंगे टेम्प का डेटा, ठीक है, सेमी कॉलन। फिर टेम्प को फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव कराने के लिए क्या करेंगे, टेम्प को दे देंगे किसकी वैल्यू, टेम्प के नेक्स्ट की वैल्यू, ठीक है, दैट्स इट। अब एक चीज़ और हम यहाँ पे स्किप कर रहे थे, हम लोग चेक कर लेंगे कि क्या कोई नोड मौजूद है कि नहीं है। ये हमेशा चेक है भाई, डिस्प्ले तो हम तब कराएंगे ना जब हमारे पास नोड्स होंगे, तो इसको हम चेक कर लेंगे। कैसे चेक करेंगे, इफ फर्स्ट इक्वल नल के, यहाँ प्रिंट अप करेंगे और क्या लिखेंगे, नो नोड will be present to display। कोई नोड मौजूद नहीं है जिसको हम डिस्प्ले करा सकें, ठीक है। और इसको आप क्या करोगे, एल्स में रख दें, एल्स में रख दें। चलिए रन करा के देख लेते हैं। एक चीज़ देखिए, यहाँ पे हमको चेंज करना है, यहाँ पे डिस्प्ले एफ फंक्शन है, हमने फंक्शन का नाम चेंज कर दिया था, इसलिए यहाँ पे हम क्या कर देंगे, डिस्प्ले एफ। अब इसको हम रन कराते हैं, यहाँ पे एक कॉलन होगा, रन कराते हैं। मेन में लग रहा है कुछ प्रॉब्लम है, इसमें एक प्रॉब्लम आ रही थी। यहाँ पे जो मेन फंक्शन मैंने लिखा हुआ है वो, इसमें ये एरर आ रहा था कि मेन फंक्शन मस्ट रिटर्न इंट। हमने क्या किया, इसके रिटर्न टाइप में इंट मैंने मेंशन कर दिया और लास्ट में मैंने रिटर्न 0 लिख दिया। उसके बाद हमने इस प्रोग्राम को रन कराया तो हमारे पास कुछ इस तरीके से मेनू दिखेगा, क्रिएट और डिस्प्ले। और यहाँ पे हमसे पूछेगा चॉइस, ठीक है, इंटर और चॉइस। तो अभी फिलहाल हम चॉइस में देते हैं 1, इंटर नोड आइटम मैंने दे दिया 100, फिर से 1 देते हैं, ठीक है, मैंने आइटम दे दिया 200, फिर से 2 सेकंड चूज करते हैं, सेकंड चूज करेंगे तो ये डिस्प्ले करेगा। आप देख सकते हो कि 100 100 200। और यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक ये है कि यहाँ पे हमको /n चाहिए था, /n ना होने की वजह से ये मेनू हमको कहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे। तो यहाँ पे हम 3 यूज कर लेंगे, 3 यूज करेंगे तो प्रोग्राम से बाहर हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम सिंगल लिंक लिस्ट को आसानी से क्रिएट कर सकते हैं और डिस्प्ले कर सकते हैं, डबल लिंक लिस्ट को हम लोग क्रिएट कर सकते हैं और डिस्प्ले कर सकते हैं।